जय हिंद साथियों। तो साथियों हिंदी में हम 120 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले प्रैक्टिस सेटों में क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट होगा क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक, जिसमें हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहते हैं। तो ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, शब्द प्लस अर्थ संधि से कौन सा शब्द बनेगा। तो पहले संधि करके देख लेते हैं इसमें। तो साथियों इसमें शब्द के लास्ट में द में होगा ए प्लस ए, और ए प्लस ए मिलकर अ हो जाएगा। यहां पर कौन सी संधि है, यहां पर है साथियों दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बनेगा क्या, आ का डंडा इसमें जुड़ जाएगा, शब्दार्थ हो जाएगा साथियों, शब्दार्थ, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शब्दार्थ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। इन चारों में से किसमें कर्मधारय समास है, यह हमें पहचान करना है। नील गगन, त्रिफला, पतझड़ या फिर गांव शहर। तो सबसे पहले कर्मधारय समास को ही समझ लेते हैं। तो कर्मधारय समास में जो पहला पूर्व पद जो होता है वो होता है विशेषण। विशेषण मतलब जो पूर्व पद होगा वो जो अंतिम पद होगा उसकी विशेषता बताएगा। तो इसमें से जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, नील गगन। तो नील गगन में विशेषण क्या है, ये नील जो है ये विशेषण है। नील गगन का मतलब होता है नीला है जो गगन। तो गगन की विशेषता हमें यहां पर पता चल रही है कैसा है, नीला है। तो इसमें होगा हमारा कर्मधारय समास। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देख लेते हैं कि त्रिफला में कौन सा समास होगा। तो साथियों त्रिफला होगा तीन फलों का समूह। तो हमारा जो पूर्व पद आ रहा है ये संख्यावाचक है, ठीक है। तो जहां पर संख्यावाचक शब्द होता है वहां पर होता है हमारा द्विगु समास। तो ये आपको याद रखना, द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। तो यहां पर भी पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। तो जहां पर संख्यावाचक शब्द आता है वहां पर द्विगु समास होता है। गांव शहर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गांव और शहर, गांव और शहर। तो यहां जहां पर और आ जाता है या फिर ये समझ लो ये जो डैश लगा हुआ है यहां पर आ जाता है, तो यहां पर होता है साथियों द्वंद्व समास। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे माता पिता, माता और पिता, यहां पर भी द्वंद्व समास होगा। दिन रात, दिन और रात, तो यहां पर भी द्वंद्व समास होगा। यानी कि यहां पर विलोम शब्द होंगे दोनों। तो इससे भी हमारी पहचान हो जाती है द्वंद्व समास की। तो ये सब था समास के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो यह साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा साथियों यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। पिछले प्रैक्टिस सेट में ही मैंने बताया था, जहां पर श्रृंगार रसों का राजा आपसे पूछा जाता है तो वो श्रृंगार रस है। रसों का राजा कौन है, श्रृंगार रस है। तो ये भी आपको याद रखना है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो साथियों श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, जिसको प्रेम भी कहा जाता है, रति या प्रेम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। हास किसका स्थायी भाव है, तो ये है साथियों हास्य रस का। हास्य रस का स्थायी भाव है। उत्साह की बात करें, उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। शोक किसका स्थायी भाव है, तो साथियों शोक है हमारा करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 45। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहुसो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा, चौपाई, सोरठा या फिर सवैया। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा साथियों, तो ये है चौपाई। ये क्या है, रामायण की एक चौपाई है। तो ये इसमें है छंद चौपाई। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देखा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, यमक, अनुप्रास, उपमा या फिर रूपक। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा, तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वो होगा अनुप्रास अलंकार।
ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, बार बार एक ही वर्ण आए। जैसे यहां पर मैं वर्ण बार बार आ रहा है, मुदित में, मनोहर में, मानस में, यहां पर बार बार मैं वर्ण आ रहा है, तो यहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसकी पहचान आपको इस प्रकार करनी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47। दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों का सही अर्थ छांटिए। अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो साथियों अंडे का शहजादा का मतलब है अनुभवहीन व्यक्ति, उसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आज की क्लास का हमारा अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अरबी और फारसी, मगधी, अवधी या फिर ब्रज भाषा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा साथियों अवधी भाषा का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? प्रकृतिवाद, छायावाद, स्वच्छंदतावाद या फिर साम्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी स्वच्छंदतावाद, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान में वो कौन सी भाषा है जिसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या फिर तमिल। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा यह है हमारी प्यारी भाषा हिंदी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, आई, है और छह। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी आई। आई का उच्चारण स्थान क्या? कंठ तालु है। आइए समझ लेते हैं। देखो आई जो है ये एक संयुक्त वर्ण है, ये मिलकर बना है ए जमा ई से, ए जमा ई से मिलकर बना है। अगर हम यहां पर बात करें तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ, ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान है तालु। अब इन दोनों वर्णों को मिलाकर आई बना है तो इनका उच्चारण स्थान भी मिल जाता है जो कि हमारा कंठ तालु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 52। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है, वो कौन है जिन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था? वो हिंदी के व्याकरण में है क्या? हिंदी के नियम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जोशुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा साथियों जोशुआ केटलर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द की हमें पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों प्रतिनिधि लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए की तरह, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 54। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं हमें पता लगाना है कि किस शब्द में भाववाचक संख्या है, बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष या फिर प्रभु। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा बंधुत्व। बंधुत्व में भाववाचक संख्या है, इसमें भाव आ रहा है, भाईचारे का भाव आ रहा है, बंधुत्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आज की क्लास का हमारा, गुरु का उत्तमावस्था होगा, गुरु का उत्तमावस्था होगा गुरुतम, गुरुतर, गुरुतमतम या फिर गौरव। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा साथियों गुरुतम। गुरु की जो उत्तमावस्था होगी वो गुरुतम कहलाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 आज की क्लास का हमारा, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? यदि दौड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है, तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़वाना, रुकना, दौड़ाना या फिर दौड़। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा साथियों दौड़वाना, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 57। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, तो जल्दी से पद का भेद हमें बताना है कि इस पद में कौन सा भेद है। योजक, क्रिया विशेषण, विशेषण या फिर सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा साथियों क्रिया विशेषण है। यह क्या है? क्रिया विशेषण है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने बात की थी कि वह कैसे पहुंचा, लपक कर पहुंचा, कैसे जल्दी से। तो देखो लपक कर पहुंचा, लपक कर होगी यहां पर क्रिया, ठीक है, लपक कर क्या होगी? क्रिया। और इस क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? जल्दी से। अगर होता धीरे धीरे तो वह भी क्रिया की विशेषता होगी। तो यहां बता रहा है कि क्रिया कैसे की जा रही है? क्रिया की जा रही है जल्दी से, तो क्रिया की विशेषता बता दी, तो यहां पर हो गया क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग का भी हम आपके लिए क्वेश्चन जरूर रखते हैं। छात्रा, विदुषी, पड़ोस या फिर शिष्य। तो पुल्लिंग का भेद किसमें हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर। देखो छात्रा स्त्रीलिंग का बहुत हो रहा है, विदुषी स्त्रीलिंग का बहुत हो रहा है, पड़ोस में हमें पुल्लिंग का बहुत हो रहा है, शिष्य भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 59। तोता डाली पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण और अपादान। पिछले प्रैक्टिस सेट में जब मैंने कराया था उसमें मैंने आपको सारे कारक चिन्ह बताए थे, ठीक है, फिर से बता देता हूं। स्टार्टिंग से कारक चिन्ह आपको याद रखना है और एक लय में इनको याद कर लें। जैसे कर्ता ने, कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है ने। कर्ता ने करण से, कर्ता ने करण से, इसमें एक छूट गया हमारा कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। तो करण कारक के दो चिन्ह हमारे, एक से है और एक है के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा? के लिए, संप्रदान के लिए। अपादान से अलग होने पर, अपादान, अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। और से कौन सा वाला? से यहां पर भी आ गया, से है अलग होने पर। अलग होना मतलब पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहां पर से आया है और पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहां पर होगा अपादान कारक, ठीक है। राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा? तीर से, तो यहां पर अलग नहीं हो रहा, तो यहां पर कारण कारक होगा। तो इन दोनों से हमें अंतर आपको समझना होगा, ठीक है। अपादान पर पहुंच गए हम, अपादान से अलग होने पर। फिर आता अधिकरण, अधिकरण होता है में और पर, अधिकरण कारण, अधिकरण जो कारक होगा उसका जो कारक चिन्ह है वो है में और पर। तो हमें यहां पर है तोता डाली पर बैठा है, पर आ गया यहां पर, तो पर किसका चिन्ह है? कारक का, अधिकरण कारक का। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक कारक बचता है अधिकरण के बाद, संबंध कारक। संबंध कारक में होता है का, की, के, रा, री, रे, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 60, और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द की हमें पहचान करनी है। जब भी आपसे तत्सम शब्द पूछा जाता है तो सिंपल से एक संस्कृत का शब्द देख ले, इसमें से कौन सा संस्कृत का शब्द है जो हिंदी भाषा में एज इट इज यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कान, जीभ, मुख या फिर दांत। तो आशा करता हूं इसका आंसर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या है ये हमें आपको बताना है। कमेंट में टाइप कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। तो ये थे साथियों आज के हिंदी का प्रैक्टिस सेट के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक रुके रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस तरीके के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।